तो ये सीधे हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु से। तो नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर रोड शो कर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। और सड़क के दोनों ओर हम देख सकते हैं भारी संख्या में वहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के प्रचार वाहन के ऊपर लोग वहाँ पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है और ये प्रचार इस वक्त चरम पर वहाँ पर है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु से। तो पीएम मोदी एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ की जो लोक संस्कृति है उसका भी वहाँ पर आयोजन किया गया है। सड़क के दोनों ओर में विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए और लोगों में काफ़ी उत्साह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर वहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर और प्रधानमंत्री के प्रचार वाहन के ऊपर लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न जो उम्मीदवार हैं और एनडीए से जुड़े दलों के नेता वहां पर हैं वो मौजूद हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है और एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। तो आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में। वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस के लिए ये वोट मांगे जा रहे हैं वहां पर। तो आपको हम ये सीधे दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं एआईएडीएमके और बीजेपी के कई सारे नेता वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रोड शो है। आप देख सकते हैं किस तरह से एआईएडीएमके और बीजेपी अलायंस की हम बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह है इस अलायंस को लेकर के। आप
बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसको यहाँ पर देख सकते हैं आप। दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार अपने पैर पसार रही है और तमिलनाडु के चुनावों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बीजेपी का अलायंस है AIADMK और कुछ छोटे दलों के साथ, और इसी अलायंस के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर विनोद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, ये नागरकोइल की हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो है, क्या कुछ समीकरण है यहाँ पर? ज्योति जी, अगर ये कहें कि लोकतंत्र का ये जो अद्भुत नजारा है, और ये आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे अच्छी तस्वीर तो हो नहीं सकती है, जहां देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता अपने पूरे NDA के जो साथी घटक दल है उन सब के साथ में आज कन्याकुमारी के पास का ये नागरकोइल इलाका है, कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से PM की ये जो यात्रा है वो निकली है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इसको बोलते हैं कि जब नेता सीधे सीधे लोगों के साथ संवाद करता है। और तमिलनाडु में जो जिस तरह की राजनीति थी दशकों तक, उस राजनीति में अगर आज आप PM का ये रोड शो देखते हैं तो आपको लगता है कि विकसित भारत के संकल्प ने बहुत कुछ बदला है देश में। नैरेटिव्स बदले हैं, सोच बदले हैं, इक्वेशन बदले हैं, और ये सब कुछ बदले हैं। और इसका नजारा आपको अगर देखना हो तो आज आप तमिलनाडु के चुनाव में देख सकते हैं। तमिलनाडु का ये नागरकोइल का जो इलाका है, आप जो इसमें अगर आप इसको देखें चंद्रशेखर जी, तो इस इलाके में PM ने पिछले 2024 में भी रोड शो किया था जी। कन्याकुमारी का वो एक बहुत PM का महत्वपूर्ण रोड शो था। और आप देखिए कि PM का जो लगातार कैंपेन तमिलनाडु में रहा, तो बीजेपी अपने पूरे स्थापना काल से लेके अब तक सबसे ज्यादा 11% जो वोट शेयर था वो बीजेपी ने तमिलनाडु में लिया है। ये लोगों को ये चीजें जानना चाहिए कि ये जो भीड़ है, लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, फूल बरसाते हुए देख रहे हैं, सिर्फ PM मोदी के दर्शक नहीं है, वो PM के काम, PM की अपनी जो भी उनकी पहचान है, उस पहचान से वो सीधा संवाद जोड़ता है। अगर तमिलनाडु में बीजेपी आज की तारीख में 11% वोट शेयर वाली पार्टी है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी अपनी अच्छी पकड़ है और अच्छी पहचान बीजेपी की बनी है। वो भी कोई एक कम्युनिटी नहीं है। अगर आप 2024 का ही रिकॉर्ड देखिए तो चेन्नई से लेके कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के जिस इलाके में PM है, उस इलाके में बीजेपी के अपोजिशन में के तमिलनाडु में DMK के अपोजिशन में सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाला कोई एक पार्टी थी तो बीजेपी थी। तो ये आपको साबित करता है कि बीजेपी ने अपना किस तरह का फुटप्रिंट बढ़ाया है दक्षिण के राज्यों में। आज जो जितने नैरेटिव्स है, आप देखिए खूबसूरत तस्वीर NDA के पूरे जितने भी पार्टी के नेता हो, चाहे AIADM के सेक्रेटरी पलानी स्वामी हो, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष रंगनाथन हो, आप देखिए कि वहां पे सीधे सीधे आप अगर देखें तो बीजेपी के जो सबसे चर्चित चेहरा है अन्नामलई, वो भी PM के साथ में बाजू में आप उनको देखेंगे कि वो भी उस रथ पे सवार है। तो ये इतना एक मैसेज है कि बीजेपी NDA को पूरा एक सिंक करके कि ये पूरी AIADMK के साथ में है, PMK के साथ में, ये सारे नेता अगर PM के इस यात्रा में है, इस दौरे में है, इस रोड शो में है, तो आप कह सकते हैं कि NDA में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मैसेज भी एक बड़ा मैसेज होता है हर वोटर्स के लिए कि जब वो अपील करता है नेतृत्व तो उसको लगता है कि इसके गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये रोड शो का कारवा जब हम देखते हैं उत्तर भारत के किसी शहरों में, जो हमने पिछले दिनों में देखा था PM का, या फिर हमने देखा था सिलीगुड़ी में अभी बंगाल में, और जब हम ये देखते हैं कि यहाँ तमिलनाडु के नागरकोइल में, तो हमें कोई अंतर नहीं लगता है। ये इसलिए लगता है कि स्वीकार्यता PM का जो 10-11 साल में देश के कोने कोने में बढ़ा है, और PM मोदी को जो एक जननायक के रूप में लोगों ने अपने मानस पटल पर स्थापित किया है, ये वही बताता है कि चाहे वो त्रिवेंद्रम का वो रोड शो आप कहें, या आप रोड शो आप कल 4 दिन पहले का आप पश्चिम बंगाल का देखें, सिलीगुड़ी का देखें, मालदा का देखें, और ये रोड शो अगर आप कन्याकुमारी के नागरकोइल का देखें, तो आपको लगेगा कि जनता में वो जो सीधे सीधे संवाद बनाने की,
पीएम के लिए एक झलक पाने की जो ललक है वो अन्य राज्यों के तरह भी तमिलनाडु में भी है। ये बताता है कि तमिलनाडु में जो बीजेपी के खिलाफ में कम से कम दिल्ली के खिलाफ में जो नैरेटिव बनाया गया था, आज इस भीड़ ने उस सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इस नैरेटिव ने ध्वस्त किया है कि जो 60 दशक के का जिस द्रविड़ मूवमेंट की बात आज भी स्टालिन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ में, केंद्र के खिलाफ में यहां हम लोगों को सड़क पे उतारेंगे, तो आज आप देखिए नतीजा कि कन्याकुमारी के नागरकोइल इलाके में लोग सड़क पे उतरकर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये नैरेटिव्स का अंतर होता है और इस नैरेटिव्स ने डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पूरे कांग्रेस के गठबंधन डीएमके और उनके जो पार्टियां लगभग 20-22 पार्टियां हैं, उनको कम से कम इस बात को ये एहसास जरूर होगा। चिदम्बरम साहब भी कल यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहे थे कि बीजेपी की यहाँ पे क्या किस तरह की पहचान है। तो ये पहचान पीएम मोदी ने तमिलनाडु में लोगों को दिखाया है कि जब आप जन सरोकार की बात करेंगे, जब आप विकास की बात करेंगे, लोगों की आकांक्षाओं की बात करेंगे, लोगों की एस्पिरेशंस की बात करेंगे, तो इस रोड शो की तरह ही आपके सम्मान में भी लोग पल के बिछाए खड़े रहेंगे। ये पीएम मोदी का ही ये आप कह सकते हैं कि इस बात के लिए ये सम्मान देश में आज की तारीख में मिला है। चाहे वो बिहार में रोड शो आप देखें या तमिलनाडु में देखें, हर रोड शो में जो जन आकांक्षा है, इंस्पिरेशंस है, वो लोगों को सीधे प्रतिबिंबित होते हुए दिखता है। चंद्रशेखर, विनोद जी, आप काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं। एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करें तो जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर डीएमके की सरकार है, उसको लेकर के लोगों में किस तरह का क्या कुछ है, लोग क्या कुछ कहते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, अच्छा सवाल है आपका कि पूरे के पूरे स्टालिन का डीएमके सरकार का जो इस बार का इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो अपनी सरकार के 5 साल की उपलब्धि की चर्चा किए बगैर अगर स्टालिन बार बार इसको तमिलनाडु वर्सेस दिल्ली बनाते हैं और बार बार केंद्र सरकार पे निशाना साधते हैं, बार बार पलानीस्वामी को कहते हैं कि ये एक तरह से दिल्ली के ऑर्डर पे संचालित होने वाला नेता होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इस रोड शो ने ये बात साबित किया है, काम बोलता है। अगर काम बोलता है का मतलब यह है कि आज की तारीख में जनता इस नैरेटिव पे नहीं जाता है। हिंदी विरोध, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विरोध, तमिलनाडु में डीएमके के हर भाषण में, हर छोटे बड़े नेता के भाषण में आप दिल्ली ही देखेंगे, हिंदी विरोध देखेंगे, आप हर भाषण में उनका बीजेपी विरोध दिखेंगे। लेकिन जब आप ये बात देखते हैं, कल ही मैं सुन रहा था उदयनिधि स्टालिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और डीएमके के सबसे बड़े नेता हैं स्टालिन के बाद, तो वो ये बात का लोगों के साथ कह रहे हैं कि इस राज्य में कम से कम अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं आने दिया जाएगा। और जब वो देखते हैं कि लोगों की ये भीड़ आज अगर वो देखें तो क्या शायद उनकी मंसूबा चूर चूर हो जाएगी कि वो देखें लोगों का जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है पीएम मोदी के स्वागत में, तो उनको लगेगा कि डीएमके जो 60 के दशक का जो नैरेटिव चलाना चाह रहा है वो आज के विकसित भारत में उस नैरेटिव की कोई जगह नहीं है। चंद्रशेखर जी, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार के काम है और जिस तरह से, क्योंकि लोग देखते हैं कि केंद्र की सरकार किस तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से विकास का जो परिभाषा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाने का उन्होंने जो लक्ष्य रखा है, लोगों में कितना क्लिक करता है ये सब कुछ? चंद्रशेखर, देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट सबको सूट करता है। हर नैरेटिव के ऊपर में डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो तमिलनाडु एक कोस्टल राज्य है और जो कोस्टल राज्य होने के कारण वहां की संभावनाएं उत्तर भारत के कई राज्यों से ज्यादा है। वहां के लोग मेहनती हैं, वहां के लोग इस बात को जानते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो वो बेहतर कर सकते हैं। और ये सब के बाद अगर अब वहां की पार्टियां जो हमेशा फ्री वीज को लेके या अन्य चीजों को लेके लोगों को लुभाती रही है, उनसे अलग अगर पीएम मोदी हमेशा डेवलपमेंट को फोकस किया है। आज आप इन इलाकों में चले जाइए, सड़कों और नेशनल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन का, वंदे भारत का हर जगह पहुंचना, तो ये सब बताता है। लोगों की सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, पिलग्रिम टूरिस्ट का भी एक हमेशा एक फ्लो रहता है, इस दौर में वो भी बढ़ा है। तो ये सब चीजें जो लोगों में देखा है परिवर्तन,
पिछले 10 साल के 11 साल के मोदी के राज में, मोदी के सेंटर के बाद में जो डेवलपमेंट का उसने एक डिविडेंड देखा है, वो हमेशा लोगों को लगता है कि एक देश के रूप में, एक मजबूत नेतृत्व के रूप में, एक स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में जो पीएम मोदी ने परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये परफॉर्मेंस का आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट है जो आप आज तमिलनाडु के नागरकोइल में, कन्याकुमारी के इस इलाके में देख रहे हैं, जहां आज की तारीख में आप देखिए कि उसका पूरा का पूरा एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है ये इलाका। मैं अभी इस इलाके से होके आया हूं, तो मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु पहले से भी विकसित रहा है, लेकिन इस इलाके में जो सुविधाएं बढ़ी है, इस इलाके में जो लोगों की सहूलियतें बढ़ी है, वो डेफिनेटली वो मानता है कि इसमें केंद्र की बड़ी भूमिका है। और इस बड़ी भूमिका को लेके लोग आज हजारों हजार के में तादाद में जुट के, आप ये देखिए किलोमीटर लंबे दूरी को तय करते हुए पीएम का ये कारवां चल रहा है। इतनी गर्मी के बीच में लोगों का इस कारवां को देखिए कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद्रशेखर, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वहाँ पर होके आए हैं और पूरे तमिलनाडु में किस तरह से वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह की राजनीति वहाँ पर है, तो ये एक अच्छा मौका है आपसे जानने का। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये नागरकोइल तमिलनाडु से हम ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु में। और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रचार वाहन के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा वहाँ पर लोग कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग हैं। ये उत्साह दिखाता है कि किस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर के वहाँ पर लोग उत्साहित हैं। नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो तमिलनाडु से होकर आए हैं और वहाँ की राजनीति किस तरह से वहाँ पर चल रही है उसको उन्होंने समझा है। विनोद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो एनडीए का गठबंधन है, ये कितना फायदेमंद है इस बार एनडीए के लिए? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि गठबंधन एक राजनीति की, वहाँ पे आप आज देखिए कि डीएमके शासन में है और डीएमके के शासन में रहने के बाद भी जिसको वो कहते हैं कि ये द्रविड़ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात वो कहते हैं, जिसमें वो केंद्र के विकसित भारत की योजनाओं को एक तरह से वो बताते हैं कि ये हमारा तमिलनाडु का है। और आज आप देखिए कि उनकी ये क्या मजबूरी है कि कम से कम वो 22 छोटे बड़े दलों को उसने अपने गठबंधन में शामिल किया है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि हर रीजन में जो क्षेत्रीय दल है उनके अपने अपनी पहचान है, अपनी अपनी पकड़ है और इसके कारण वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। आप बीजेपी में देखिए मात्र 5 या 6 दल हैं जो बीजेपी के साथ, एआईडीएमके के साथ में इस गठबंधन में है। और इस गठबंधन की बड़ी खूबी से एक आप देखिए कि उसमें पलानीस्वामी ईपीएस जो नेतृत्व दे रहे हैं, वो भी एक कमाल का नेतृत्व दे रहे हैं, जिसके बारे में लगातार आप कहिए कि उदयनिधि स्टालिन से लेके और स्टालिन खुद, एमके स्टालिन खुद लगातार पलानीस्वामी पे हमला कर रहे हैं कि सीधे सीधे बीजेपी के कृपा पे है, जबकि उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। एआईएडीएमके का जो पुराना बेस था उसको फिर से उन्होंने मजबूत किया है और ये मजबूती कम से कम डीएमके के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि वो सीधा सीधे दिल्ली बनाम तमिलनाडु में करना चाहते हैं। तो आज तमिलनाडु के इस रोड शो में दिखाया कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा, दिल्ली बनाम तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत के डेवलपमेंट में सीधा तमिलनाडु का सरोकार है। पीएम के इस रोड शो में सीधा मैसेज और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, भारत के लोग देख सकते हैं कि ये देश इस मामले में पुराने सारे नैरेटिव्स को बेईमानी साबित कर दिया है। भारत मजबूत है तभी कोई राज्य मजबूत है। ये आदर्श आज अगर तमिलनाडु ने लिया है तो आप कह सकते हैं कि ये भारत का आज का सबसे बड़ा आदर्श और सबसे बड़ा स्लोगन है। चंद्रशेखर, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि क्योंकि आप वहाँ पर आपने काफ़ी नज़दीक से वहाँ की राजनीति को देखा है, तो जिस तरह से काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम हमने देखे, जो एक प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम की कहीं न कहीं नींव रखी, उसके अलावा भारत के नए संसद भवन में सेंगोल की हम बात करें, तमिल शासन परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया। भाषा के प्रचार की हम बात करें तो विभिन्न वैश्विक मंचों पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या दूसरे मंच हों, वहाँ पर तमिल साहित्य को
प्रधानमंत्री ने काफ़ी प्रोत्साहित किया, तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा के रूप में प्रचारित किया। ये सब को लेकर के लोगों में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आप वहां पर देखते हैं? आप चंद्रशेखर, ये सवाल सबसे मौजूद सवाल आज का है, क्योंकि आप ये देखें कि जो इंडिया को लेके तमिलनाडु के में खास करके रीजनल पार्टी जो है, जितने नैरेटिव फैलाए हुए थे, चाहे वो हिंदी विरोध का हो, चाहे वो कल्चरल विरोध का हो, ये सारे विरोध का अगर आप देखें कि ये छोटे छोटे प्रयास इतना शानदार काम किया है कि काशी तमिल संगमम ने कम से कम वहां से ये 10वीं बार का ये काशी तमिल संगमम था बनारस में, और वो संगमम से जो जाने वाले हजारों लोग जो गए हैं, नौजवान गए हैं, सब जो उन्होंने देखा है भारत को, और भारत में तमिलनाडु को लेके, अपने राज्य को लेके जो उनका एक सम्मान और आदर मिला है, तो उन्हें लगा है कि ये सारी चीजें एक झूठ और भ्रम के रूप में उनको रखा गया था। तो ये सारी चीजें जब जुड़ी है, तो आज हिंदी विरोध को भी जब आप कहते हैं वहां पे, वो भी इसलिए बेअसर हुआ है कि वहां जो छोटे छोटे कामगार हैं, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में जो पूरा स्किल लेबर हो या लेबर हो, वो आज पूरे भारत का तमिलनाडु के अलग अलग शहर में पहुंचा है। मदुरई हो चाहे चेन्नई में हो, आप वहां चले जाएं तो ऐसे विरोध का लोगों में कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस देश में संवाद की भाषा हिंदी है, और उसके विरोध में अगर आप सिर्फ राजनीति करते हैं और लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आप बेईमानी करते हैं कि लोगों का हिंदी विरोध सिखाते हैं और अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं। ये डिफरेंस जो लोगों ने देखा है और इसको महसूस किया है, तो उसे लगता है कि इस राजनीति ने उसके साथ बेईमानी की है, छलावा किया है। और आज जब पीएम मोदी को आप इस रोड शो में देखते हैं, तो अब ये देखते हैं कि लोगों ने उस भ्रम को तोड़ा है। लोगों ने उस पूरे रीजनल पार्टियों के जो अभी तक नैरेटिव्स थे भारत के खिलाफ में, उत्तर भारत के खिलाफ में, उस नैरेटिव्स को तोड़ा है। लोगों ने कहा है ये देश मजबूत है, ये देश विकसित है, तभी तमिलनाडु भी विकसित है, तमिलनाडु भी विकसित है तभी ये देश विकसित है। ये जो सारे स्टेट के साथ में भारत के राज्यों का जो एक सरोकार है, ये आप कह सकते हैं कि भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में तमिलनाडु एक सबसे बड़ी पहचान है। तमिल भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है, गौरवशाली भाषा है, भारत की सांस्कृतिक छाती है, और इस छाती को भारत ने जितना संभाला है, इसलिए आप चाहे सेंगुल की बात कर रहे थे या काशी तमिल संगमम की बात कर रहे थे, तो लोगों ने इसे प्राइड फील किया है, तमिल भाषा के प्राइड को फील किया है कि भारत में उत्तर भारत हो, दक्षिण हो, पूरब हो, सबने इस तमिल भाषा को और तमिल की संस्कृति को पूरी तरह से एक अपना गौरवशाली परंपरा माना है। जो ये संगोल पार्लियामेंट में दिखा, जो बरसों पुरानी जो परंपरा थी, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्थापित किया, तो ये सम्मान लोगों के दिलो दिमाग में है, और इसलिए आज की तारीख में वो सारे पुराने नैरेटिव यहाँ लोग उसको धता बता रहे हैं। चंद्रशेखर, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वहाँ पर हमने देखे हैं कि तमिलनाडु में केंद्र की ओर से काफ़ी बड़े काम वहाँ पर किए गए हैं। रेलवे बजट को तमिलनाडु का बढ़ाकर 7,611 करोड़ के करीब किया गया है। पंबन ब्रिज आपको याद होगा, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले हम ये दृश्य अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से उत्साह वहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर लोगों में दिख रहा है। नागरकोइल तमिलनाडु में प्रधानमंत्री इस वक्त रोड शो कर रहे हैं एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में, और भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु की राजनीति को काफ़ी नज़दीक से वो देखते हैं। विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वहाँ पर काम किए गए हैं, चाहे पंबन ब्रिज की हम बात करें, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है,
उसके अलावा बेंगलुरु चेन्नई, चेन्नई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव किया गया है। त्रिची में आपको याद होगा वहां पर अत्याधुनिक आधुनिक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो लोग किस तरह से देखते हैं इन कामों को जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए हैं वहां पर या होने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इसमें चंद्रशेखर समझने की, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं इस दौर में, उसके डेवलपमेंट में लोगों ने जो तत्परता देखी है, केंद्र सरकार की भूमिका को देखी है, लटकाने भटकाने अटकाने का जो पुराना एक परंपरा रहा है, उसको जो देखा है कि पीएम मोदी ने इस दौर में जो भी प्रोजेक्ट को शिलान्यास उद्घाटन किया है उसका शिलान्यास भी किया है और वो लोगों ने उस चीज को महसूस किया है। आज हर एक व्यक्ति, आप ये समझ सकते हैं कि इस सारे डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर है। अभी आप जो दृश्य दिखा रहे हैं चंद्रशेखर, उसमें जो कुछ लड़कियों का आप देखिए, पीएम के फोटो बनाए हुए और वो लाइन में खड़ी हुई है और वो इंतजार कर रही है। पीएम ने अब तक कई फोटो पर सिग्नेचर करके उनको वापस भेजा है। ये जो ललक आप देख रहे हैं वो आप ये देखिए, जब आज मुझे सुबह की याद है कि जब पीएम मोदी ने नारी शक्ति के नाम पे एक संदेश दिया है, एक लेटर लिखा है पूरे देश के उन करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के नाम, तो आज आप देखिए कि नारी शक्ति को लेके, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके जो पीएम ने पिछले 10-12 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से लेके और ये महिला आरक्षण तक का ये जो पूरा एक सिलसिला हुआ है, वो आधी आबादी को एक आत्मविश्वास से भर दिया है। ये आत्मविश्वास भरने का नजारा आप इन महिलाओं की तस्वीर से देख सकते हैं कि उस महिलाओं को ये आजादी के बाद ये लगने लगा है कि उसे उसका अपना हक मिला है। उसे अब तक एम्पावरमेंट में आप देखते थे अलग अलग फील्ड में उनकी भूमिका होती थी। जब पीएम ने कहा कि विधायी कार्यों में भी उनकी उतनी ही भूमिका है। आज देश के पार्लियामेंट में अगर आप कहें कि पूरे पार्लियामेंट में सिर्फ 14% महिलाएं हैं, जो आधी आबादी के 50% के हिसाब से 14% का होना कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन एक अगर ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में आता है तो महिलाओं को विधानसभा से लेके और लोकसभा तक अगर उनको 33% सीट रिजर्व होंगे तो आज जो तमिलनाडु में डीएमके हो या दूसरी पार्टियां हो वो महिलाओं को टिकट देने में सक्षाते हैं तो कल उनका एक अधिकार होगा महिलाओं का और वो अधिकार के साथ में विधानसभा में अपने रिप्रेजेंटेशन देगी। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जब आप बात करते हैं, इसके खिलाफ में जितना डीएमके और पूरे इंडिया गठबंधन इसके प्रचार में खिलाफ में अपने नैरेटिव्स लेके उतरते हैं, लेकिन महिलाओं को लगता है कि ये जो लंबा इंतजार का जो ये गेम, पॉलिटिकल गेम ये लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रूप से पार्लियामेंट में ये सशक्तिकरण महिलाओं का जो हो रहा है उसके विरोध में ये सारे गेम और सारे नैरेटिव्स हैं। तो आज अगर उन्होंने सीधे सीधे एक तरह से बीजेपी को और पूरा एआईडीएमके के गठबंधन को अगर जितना विरोध डीएमके करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेके, उतना ही आप देखेंगे कि उसका रिवर्स बाउंस बैक करेगा और महिलाओं को ये चीज का एहसास होगा कि ये उनके अधिकारों को लेके कितनी सारा विरोध जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे डीएमके के और एलाइज हो, जो सड़क पे उतर के एक आंदोलन की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय भी वहीं से जुड़े हुए हैं, नागरकोइल से ही, जहाँ पर कि ये पीएम मोदी का रोड शो चल रहा है। निशांत, नागरकोइल को प्रधानमंत्री ने जो इस रोड शो के लिए चुना, इसकी क्या वजह, क्या इस जगह पर आसपास में बीजेपी के अपने उम्मीदवार वहां से इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं? निशांत, देखिए, नागरकोइल सीट जो है बीजेपी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में जीती थी और विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद बीजेपी के यहाँ पर एमआर गांधी, जो कि पुराने नेताओं में से तमिलनाडु के एक व्यक्ति हैं, उनके लिए ये रोड शो बेहद मायने रखता है और केवल नागरकोइल नहीं, पूरा कन्याकुमारी जो है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो है सीधा जनता के साथ संवाद की तरफ इशारा करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से यहाँ आए और जो रोड शो चला, लगभग 1 किलोमीटर का ये रोड शो है, 1100 मीटर का ये रोड शो है और इस रोड शो में बड़ी संख्या में, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का तापमान जो था जिस समय प्रधानमंत्री आए थे 30 से 35 डिग्री के आसपास था और गर्मी, ह्यूमिडिटी हद से ज्यादा थी। उसके बावजूद हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर भीड़ नजर आई और ये कहा जा सकता है कि भाजपा एक तरीके से तमिलनाडु की सियासत में अपना पूरा एक तरीके से
जो वोट शेयर है उसको बढ़ाने के लिए जो कोशिशें कर रही है। और पिछली बार हमने देखा कि 11% के आसपास वोट शेयर पहुंचा था, और जो कि 2019 में 3.6% था। तो ऐसे में भाजपा को उम्मीद है कि वोट शेयर अभी अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है। पहले उन जगहों को केंद्रित किया जाए जहां पर भाजपा पहले से ही मजबूत है, चाहे कन्याकुमारी की बात करें, मदुरई की बात की जाए, कोयम्बटूर की बात की जाए या चेन्नई के कुछ इलाकों की बात की जाए। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने नागरकोइल को चुना है, क्योंकि कन्याकुमारी में पहले से भाजपा मजबूत है। और यहाँ पर अगर ये रोड शो होता है एनडीए का, तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि मजबूती के साथ यहाँ पर सीट जीते और भविष्य में और भी ज्यादा संभावनाएं बने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर में पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं, जहां पर पहले से ही भाजपा की मजबूत स्थिति रही है। तो वहां पर जो वोट शेयर है वो एक सीट को जिताने के लायक बने, ये पूरी कोशिश है। 11% वोट लाने के बावजूद जो सीटों को लेकर एक तरीके से कह सकते हैं कि भाजपा को संघर्ष करना पड़ रहा है, वो संघर्ष खत्म हो और जहां जहां पार्टी मजबूत है वहां पार्टी अपनी जो है सीटें लाने में कामयाब हो। और एनडीए इसका फायदा एनडीए को मिले। और इस बार भाजपा ने तमिलनाडु में लक्ष्य तय किया है, कम से कम डबल डिजिट को क्रॉस करेंगे। पिछली बार बीजेपी 4 सीटें लेकर आई थी, इस बार ये इन सीटों का आंकड़ा बीजेपी की पूरी कोशिश है कि डबल डिजिट में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इसीलिए एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके इस बार चुनावी मैदान में है। और विनोद जी, जिस तरह से कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से आ रही हैं, प्रधानमंत्री का जो साउथ कनेक्ट है, जो दक्षिण का संपर्क है, वो साफ साफ इसमें दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि सेनगोल से लेकर के और अभी हाल में जो प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, तमिल वाले मुद्दे पर, तमिल भाषा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री स्टालिन को जो जवाब दिया कि आपके कितने सांसद तमिल में सिग्नेचर करते हैं, जब कभी भी वो संसद में कोई अपनी बात रखते हैं सब अंग्रेजी में सिग्नेचर करते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके के सारे नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश की है लगातार। लाजी, और सीधे सीधे अगर आप कहें कि डीएमके के जो सबसे बड़े नेता हैं स्टालिन, वो भी अपना सिग्नेचर कभी भी तमिल में नहीं करते हैं जी। वो भी अपना सिग्नेचर जो अंग्रेजी में ही करते हैं। लेकिन ये जो दृश्य अभी पीएम देख रहे हैं वो कार्यकर्ता है। और मत भूलिए इस बात को कि बीजेपी आज कन्याकुमारी हो, कोयम्बटूर हो, मदुरई हो, चेन्नई हो, जिन इलाकों में अपनी एक बड़ी पहुंच बनी है, तो आप कह सकते हैं कि वो कार्यकर्ताओं के खून पसीने की भी कमाई है। आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का लगातार इन स्टेटों में जो दौरा है उसमें कार्यकर्ताओं के इस मनोबल और विश्वास को बढ़ाया है। जो डीएमके के पिछले 60 सालों के जो नैरेटिव्स हैं, भारत के, ये उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का, हिंदी विरोध का, इस सारे नैरेटिव को इस दौर में अगर कम किया है, तो आप कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लगातार तमिलनाडु के साथ में, स्टेट के लोगों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में जो संपर्क और संवाद रहा है, वो जब ये संवाद को आप देखते हैं तब इस रोड शो में ऐसे हजारों लाखों लोगों का कारवां देखते हैं। आप वो भी देखते हैं कि जब कार्यकर्ताओं की अपनी एक अलग पहचान बनती है, अन्नामलई जैसे कार्यकर्ताओं को देखिए कि ये मोदी अपने साथ रोड शो में साथ में रखे हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि ये पार्टी लीडरशिप को एक नया लीडर्स बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। और आज तमिलनाडु में उसके पास इस तरह के कई अच्छे लीडर हैं। तो ये है कि गठबंधन का जो सबसे बड़ी बात है कि एआईएडीएमके का गठबंधन में बीजेपी इस बार वहां पे चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि एआईएडीएमके भी अपने को मजबूत किया है। काफी पार्टी जो बीच में टूटी फूटी हुई थी जयललिता के मरने के बाद, वो पार्टी दोबारा कि एनडीए में वो पूरी तरह से अपने पार्टी और पूरे दलों के साथ सिंक में है। और यही कारण है कि लोगों में जब ये विश्वास होता है कि ये संगठन, ये गठबंधन बगैर कोई कंफ्यूजन का अपना एक लीडर सामने में रखता है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का भरोसा और मजबूत होता है। लाल जी, बिल्कुल, ये भरोसा और अधिक मजबूत होता है।
जो नागरकोइल में रोड शो, भव्य रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे थे, जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में उत्साह है। निशांत राय हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, सीधे निशांत राय के पास चलते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, प्रधानमंत्री के रोड शो से जो तस्वीरें आ रही हैं, लोगों में क्या जबरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन आदान प्रदान कर रहे हैं। ये यहाँ पर आम लोगों में ये जो उत्साह है, इसके पीछे क्या देख रहे हैं निशांत राय? क्या ये माना जाए कि लोग जो हैं वो एक तो प्रधानमंत्री से कनेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये कि चुनाव में कहीं ना कहीं ये एक चुनाव के लिए भी, विधानसभा चुनाव के लिए भी संकेत है? भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार में एक चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज यहाँ पर रोड शो हो रहा है कि भविष्य की रणनीति है। बीजेपी ने पिछली बार यहाँ पर जो है 11% के आसपास वोट हासिल किए थे। इस बार बीजेपी समझती है कि धीरे धीरे हम यहाँ पर ग्रो करेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो दिखलाता है किस तरीके से कैंडिडेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्ता की, उनसे बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से फिर एक बार पैदल चलकर अभिवादन जनता का स्वीकार किया। ये रोड शो जो था वो एमजीआर की प्रतिमा तक था, लेकिन हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आ रहे थे, बीच में बाबा साहेब की प्रतिमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्हीकल से उतरते हैं, बाबा साहब को जो माल्यार्पण करते हैं, उनको पुष्प समर्पित करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर जिस तरीके से उनका ये पूरा रोड शो रहा है, इन्होंने हर एक पहलू को तमिलनाडु में छूने की कोशिश की है। आम जनता से सीधा संवाद, अपने कैंडिडेट से सीधा संवाद, बीजेपी के और एआईएडीएमके के दिग्गज नेताओं के साथ उनके रथ में सवार होना, ये दिखलाता है कि पूरी तरीके से एनडीए को तमिलनाडु में किस तरीके से मजबूत किया जाए और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। ये पूरी तस्वीर है इस रोड शो की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी भी आप देख सकते हैं कि जनता से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, पहले रथ से, और अब देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी प्यारी तस्वीर है कि एक बुजुर्ग महिला किस तरीके इस धूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है, और इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक वोटर के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, जब देश का प्रधानमंत्री आपसे सीधा संवाद कर रहा है तो आपके मन में किस तरीके का उत्साह होता है, किस तरीके की उमंग होती है। और खासकर चुनावी अगर समय है तो जाहिर सी बात है कि वोटर होने के नाते वो कई सारी बातें उस समय सोचता है। और अगर महिलाओं की बात करें, नारी बंधन जो अधिनियम है जिसको लेकर अब सदन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसका भी एक बड़ा असर तमिलनाडु, केरल और दक्षिण भारत में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वो समझते हैं कि सत्ता में अगर उनको मौका मिलेगा तो वो बेहतर काम कर पाएंगे, और उसका ये असर देखने को मिल रहा है कि महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काफी जो है क्रेज है। और बड़ी संख्या में इस रोड शो में हमने देखा था कि महिलाएं खड़ी हुई थी, बुजुर्ग महिलाएं खड़ी हुई थी, और जिस अभी भी यहाँ पर जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, धूप बहुत तेज है, ह्यूमिडिटी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी भी पैदल चलकर, रथ से उतर कर अगर लोगों से मिल रहे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस देश की राजनीति को बदला है। एक दौर था जब मुख्यमंत्री तक अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर जाने से परहेज करते थे। ये दौर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान रथ से उतरकर पैदल जनता से मिल रहे हैं। ये सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं परेशान करने वाले जो अभी तक हेलीकॉप्टर पॉलिटिक्स करते आए थे, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर रहकर राजनीति करना सिखा दिया है। बिल्कुल, और इसीलिए लोग कनेक्ट भी उनके साथ करते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने नारी शक्ति वंदन वाली बात उठाई है विनोद जी, नारी शक्ति वंदन को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, प्रधानमंत्री ने सांसदों को चिट्ठियां लिखी हैं, और इसी से जुड़ा परिसीमन भी है जिसको लेकर एमके स्टालिन वहां पर मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है
ये भी जो डीएमके का एक नैरेटिव है परिसीमन को लेकर, उसको प्रधानमंत्री ने काउंटर करने की पूरी तैयारी की है और उसी तरह से जवाब दे भी रहे हैं। ये आप कह सकते हैं लाल जी की आज का ये मोदी का ये रोड शो कम से कम एमके स्टालिन के जो अब तक के जो सारे सेंटर के विरोध का ये अभी तक का एजेंडा था और नैरेटिव था, उसको इस रोड शो ने तो जरूर ध्वस्त किया है जी। इस रोड शो ने ये भी ध्वस्त किया है कि जो बात राहुल गांधी और बाकी सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के ये बात कहते थे कि वोट चोरी हो गई, तो ये देखना चाहिए कि वोट चोरी होती कैसे है। ये बात निशान सही कह रहे थे कि इस दौर में कभी ऐसे नेताओं का जब आप रैली में जाते हैं और उनका जब आप देखते हैं पॉलिटिकल लोगों के साथ में मिलने का, तो शायद ही आप ये तस्वीर कभी पाएंगे कि एक प्राइम मिनिस्टर इस देश का कैसे लोगों के बीच में आता है और किस तरह से लोगों से मिलता है, और एक आम आदमी के साथ में जिस तरह का संवाद इस देश का प्राइम मिनिस्टर करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती है लाल जी। और ये तस्वीर जो है वो तमिलनाडु में चलने वाले सारे नैरेटिव्स को, डीएमके के सारे एजेंडे को ये तस्वीर झुठलाने के लिए काफी है कि पीएम मोदी सबके हैं और सबका साथ पीएम मोदी का आदर्श है। बिल्कुल, ऐसी तस्वीर जो है ना विनोद जी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बना सकते हैं और बना रहे हैं।